बहुजन हितकारिणी सभा अम्बेडकरी अस्मिता परिषद के इस तत्वावधान में आयोजित परिषद के सभी आयोजकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे मिलने का और इतने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी विचारधारा पर बात करने का मौका दिया। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हैं और इस सभागार में लंबे वक्त से अपने ज़रूरी कामों को पीछे छोड़ करके इस वैचारिक परिषद में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। किसी भी वैचारिक कार्यक्रम के अध्यक्ष बनने का मौका इन्होंने पहली बार दिया है। बंडू जी ने जाने क्या सोच करके, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनके बावजूद अध्यक्षता दे दी। तो अध्यक्ष आखिरी में बोलता है। उसका एक फायदा ये होता है कि जितनी बातें उसे बोलनी होती हैं पूर्व के वक्ता कई बातें बोल चुके होते हैं, और नुकसान ये होता है कि आखिरी तक अब आपके भी धैर्य का इम्तिहान लेना होता है हमें, कि आप कितनी देर और बैठेंगे, जबकि इस सत्र के नीचे लिखा होता है भोजन अवकाश। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र और खासकर महाराष्ट्र का नागपुर चंद्रपुर का इलाका जिस वैचारिक इतिहास से जुड़ता है, उस विचारधारा के प्रति समर्पण, ऐसे ही अनुशासन की उम्मीद रखता है। और थोड़ी देर और हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस परिषद के इस सत्र के लिए आपके सामने रखा है। आज जब मैं नागपुर आ रहा था तो एयरपोर्ट पर बहुत सारी पुलिस इंतजाम सब था। पूछा तो पता चला कि जिले इलाही भी नागपुर आ रहे थे और वो भी दिल्ली से ही आ रहे हैं। लेकिन गनीमत है कि वो नागपुर से संघ की दिशा में घूम गए और हम नागपुर से परिषद की दिशा में आ गए। आज थोड़ी देर बाद देखा तो पता चला कि पहली बार वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जीवन संघर्षों का एक बड़ा केंद्र, एक बड़ा स्थल, जो उनकी विचारधारा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला स्थल है, दीक्षा भूमि, वहां जाकर के माथा झुका रहे थे। मुझे वह दृश्य देख करके ये महसूस हो रहा था कि जिनकी पूरी विचारधारा ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है, वो भी बाबा साहब के सामने जाकर मूर्ति पर, उनके स्थल पर माथा झुका रहे हैं। इससे दो बात समझ में आती है। पहली, यानी ये तो तय हो गया है कि आज़ाद भारत में जो कोशिश शुरू की गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर की किताबें न छापी जाएं, उन पर चर्चा न हो, उनके बारे में सिलेबस में बातचीत न किया जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग भूल जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। आज कम से कम हम ये बात कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक शख्सियत का नाम नहीं, एक विचार का नाम है, जो अपने विरोधी विचार वालों को भी अपने सामने माथा झुकाने को मजबूर कर देता है। तो एक बात तो ये है, जो उनके पूरी तरह विरोधी है वो उनके सामने झुक रहे हैं,
इसका अर्थ यह कि अब डॉक्टर अंबेडकर को मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर अंबेडकर आज के वक्त में इस देश में न्याय, समता, मानवता के जितने भी आंदोलन हैं, जितनी भी आवाजें हैं, उनमें अगर एक भी मुट्ठी तनी हुई होगी तो उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का विचार खड़ा मिलेगा। लेकिन दूसरा मेरा विश्लेषण इस घटना से यह है कि आप किसके दौर में हैं, इसको यह समझिए। जो इतना बनावटी हो सकता है कि अपने विरोधी विचारधारा के लोगों के सामने भी अब वो सामने से विरोध नहीं करता, वो उन्हीं के सामने माथा झुकाकर नमन करेगा, डॉक्टर अंबेडकर के कसीदे पढ़ेगा और उसके तुरंत बाद जाकर के आरएसएस के मुख्यालय में खड़ा हो जाएगा, जिस आरएसएस का पूरा विचार बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ खड़ा है। और यह सबसे बड़ा खतरा आज के वक्त का है। दुश्मन को, वैचारिक दुश्मन को पहचानना कैसे है? अगर डॉक्टर अंबेडकर को मूर्तियों में खोजा जाएगा, अगर डॉक्टर अंबेडकर को उनके 5 तीर्थ बना दिए हैं, यह सरकार कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए हमने 5 तीर्थों का जीर्णोद्धार कर दिया है। कुछ दिन बाद कहेंगे कि 2014 के पहले तो डॉक्टर अंबेडकर को कोई जानता नहीं था, 2014 के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानना शुरू किए। आजाद जैसे भारत 2014 में हुआ था। कल को ये इतिहास की किताबें जिस तरह से बदली जा रही, ये भी हो सकता है। फिर मैं सोच रहा था कि जिस जगह पर माथा झुकाया गया आज, और यह सामान्य परिघटना नहीं है, इसको यहां से भी समझा जाए। हमारे लोगों को अगर हमने यही समझाया जो कि खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उनके विचारों का क्रक्स क्या है कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें अपनी किताबों में मिलूंगा, अपने विचारों में मिलूंगा, अपने दर्शन में मिलूंगा। हो सकता है कि मूर्तियों में डॉक्टर अंबेडकर को कैद करके कुछ दिन बाद और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा दी जाएं और डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबें इस देश में पढ़ने के लिए न मिलें। जरा पता लगाइएगा डॉक्टर अंबेडकर समग्र कितनी भाषाओं में छप रहा है और कहां कहां मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो विद्यार्थियों को फेलोशिप दी जाती थी, जरा बताइए कि वो फेलोशिप अब मिल रही है विद्यार्थियों को? डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत बनाना चाहते थे, उस भारत में हिंदू राष्ट्र पर क्या लिखा था उन्होंने, और मैं आ रहा हूं उस विषय पर। 1940 की अपनी किताब में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने और दूसरी किसी बात के लिए नहीं दी होगी, जहां तक मैं जानता हूं, कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मानवता विरोधी है। इसलिए हम, अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। और कोटेशन के साथ बता रहा हूं, रेफरेंस के साथ बता रहा हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मुझे कोटेशन या रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती, मेरी कई हर बात सही हो जाती। कि बचपन में मैं भी मगरमच्छ पकड़ के 2-3 ले आया था। लेकिन कोटेशन इसलिए देना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार हिंदू राष्ट्र के खिलाफ था। पता नहीं आपका महाराष्ट्र अब ये सब सुनने के लिए कितना तैयार बचा है। हमारे ठीक पहले के वक्ताओं ने उस इशारा कर दिया है। जिस नागपुर को कभी हम सुनते थे, कभी संतरों के लिए, कभी दूसरे तरह के लोगों के लिए, जिस नागपुर में बाबा साहब का दीक्षा भूमि था, चंद रोज पहले दिल्ली के टेलीविजनों पर यह अखबारों में खबर छपी कि उस नागपुर में दंगा की कोशिश की गई, आग लगाई गई, और 300 साल पुरानी कब्र के नाम पर। मुझे चिंता उस भारत की है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसके ठीक खिलाफ भारत खुलेआम बनाया जा रहा है। फिर भी माथा डॉक्टर अंबेडकर के उन स्थलों पर जाकर झुकाया जा रहा है।
अभी तो हमारे पुराने पहले के वक्ता बता रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में ये लिखा, इसमें ये लिखा। हमारे पहले वक्ता बोल रहे थे कि तथागत बुद्ध के समय का कंट्राडिक्शन क्या था, कौन दास थे, कौन खेत का मालिक था। ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे? मानवर कांशीराम ने कितना संघर्ष किया, ये बात लोगों को कैसे समझाएंगे? मैं आपसे ये सारी चुनौतियां छोड़कर कहता हूं, ये जो बहरूपिये घूम रहे हैं, जो एक बार जय भीम बोलते हैं फिर दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले आज की पीढ़ी बचेगी तब तो इतिहास पढ़ने जाएगी, और इतिहास में भी उनको ले जाने के लिए 300 साल पुरानी कब्र खोदने की तैयारी हो रही है। असली चुनौती यहां है। और ऐसे वक्त में महाराष्ट्र जब भी मैं आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र की मिट्टी से वो ताकत लेने की कोशिश करूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विश्व रत्न बनाने का मादा रखती थी, और मानवर कांशीराम को यहां से तैयार करके डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का राजनीतिक जीत दिलाने के लिए उत्तर भारत में भेजने का काम करती थी। क्या महाराष्ट्र में या इस देश में अब इतनी ताकत बची है कि अपने नई पीढ़ी को इस आने वाले खतरे से बचा पाएगी? मैं बहुत पुराने इतिहास में जाने का मकसद है नहीं, लेकिन चूंकि विषय उन्होंने बहुत ऐसा रखा है जिसमें थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पहली चुनौती आपसे साझा कर रहा हूं। और आज का दिन संयोग देखिए, आज उस खतरे का ऐलान हुआ है उसी नागपुर में। इसलिए जितने भी देश के अंबेडकरवादी हैं, आज जाकर के उनको रात में सोने की बजाय पहले यह सोचना होगा कि संघ के मुख्यालय देश का प्रधानमंत्री पहली बार गया और उसके पहले वो दीक्षा भूमि में जाकर माथा टेका है। इस बात को कैसे आप अपने लोगों को समझाएंगे कि वो अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए दीक्षा भूमि में माथा नहीं टेका गया है? वो आपके लोगों को धोखा देने के लिए कि हम तुम्हारे भी हैं, लेकिन दिल में हम गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार का भारत बनाएंगे, हम फूले, अंबेडकर, पेरियार का भारत नहीं बनाएंगे। यह साफ चुनौती हमारे आंख के सामने है। इसलिए मैं आज से बात करना चाह रहा हूं, आज की चुनौती से बात करना चाह रहा हूं। मैं नई पीढ़ी के उन नौजवानों को देख रहा हूं जिनके पुरखे पढ़ने के लिए लड़ने पड़े, उन्हें रास्ते पर चलने के लिए लड़ना पड़ा, उन्हें पैर में जूती पहनेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा, उन्हें नौकरी करेंगे कि नहीं, शिक्षा लेंगे कि नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ा उन्हें। और नई पीढ़ी को उस इतिहास से काट दिया गया है, अब उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। अब ये बताइए, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज पर है? मैं आपका एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि वो खतरा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। हजारों साल के भारतीय इतिहास में 5000 साल का ज्ञात इतिहास है। उन किताबों का जिक्र मैं करना नहीं चाहता जिसमें लाखों साल पुराना इतिहास भी है। जीरो का आविष्कार हुआ पता नहीं कब, और गणना होती है पता नहीं कितने लाख पहले। ये था युग, वो युग था, ये युग था। उन इतिहासों की बजाय लिखे हुए इतिहास में 5000 साल पुराना, उसके पहले सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि तो आज तक पढ़ नहीं पाए, और दावा यह करते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने हम हैं। हमारे यहां भोजपुरी पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, मराठी थोड़ी बहुत मैं समझता हूं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं भोजपुरी में एक बात कहना चाहता हूं, उससे साथ उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत है कि चिपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा। पता नहीं, गोबर को सुखा करके जब एक जगह रखा जाए तो वो ईंधन का काम करता है, उसको आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है? गोड़ी। ऐसे ही वहां पर गोबर का ही एक चीज होता है, उसे चिपरी कहते हैं। और उसको पाथने का यानी जिसके जीवन में कोई इतना भी मौका नहीं मिला कि उसे अगर खाना भी बनाना है तो वो गोबर सुखा करके पहले सुखाना होगा, तब ईंधन जलाने के लिए काम मिलेगा। और उसका नाम क्या है? लक्ष्मीनिया। भोजपुरी में कहा जाता है, उसका मतलब लक्ष्मी से जुड़ा हुआ नाम है, जो धन संपत्ति की देवी है। और वो काम क्या कर रही है?
तो चिपरी पाथत लक्ष्मनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, जिसका नाम धनपाल है, वो क्या कर रहा है? और ये कहावतें हैं, पता नहीं इससे भी किसी की भावना आहत हो जाए तो मैं क्या करूंगा। फिर हम लोग बोलेंगे क्या? फिर हम भी बोलेंगे कि 300 साल पुराना बदला लेना है। आजकल सबसे आसान काम तो यही हो गया, न इतिहास पढ़ना है न इतिहास जानना है। तो चिपरी पाथत लक्ष्मनिया देखा भीख मांगत धनपाल, और अमरपाल तो चला जाते हैं, रह गए ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमरपाल था उसकी अर्थी उठ रही है, लोग 4 लोग कंधा लेकर के उसको जा रहे हैं। उसका नाम रखा था अमरपाल। नाम रख देने से और बड़ी बड़ी कहानियां कह देने से हकीकत नहीं बदल जाती। अगर हमारे प्रधानमंत्री का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख देंगे तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता और झूठा इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसे वक्त में पिछले 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखा है, अभी तक इस बात को लेकर के पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा है। और कृषक चेतना से लेकर के कैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के पहले तक आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वो बुद्ध से, मक्खलीपुत्र गोशाल से, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद से, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना से, अयंकाली से, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वहां से होते हुए आजादी की लड़ाई के वक्त और उसके बाद जितने चीजें इस देश में इंसान को इंसान से बराबर बनाने की, न्याय की, समता की, बंधुता की जितनी भी लड़ाइयां और विचार थे, उन सब को एक किताब में पिरोने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हुआ, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। ये मेरा मानना है। और अगर आपके वर्तमान में उसी संविधान पर खतरा हो जाए तो ये बताइए हजारों साल की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी कि नहीं? फिर तो इतिहास बदल दिया जाएगा। और मैं तो 14 साल प्रोफेसर भी रहा। अभी मैं आ रहा था तो देखा बाहर किताबों का स्टॉल लगा है। ऐसे कार्यक्रमों में एक कामयाबी ये भी होनी चाहिए, कभी कभी इस बात के लिए हाथ उठाकर शपथ दिलवानी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं और अगर आप इतना जेब में क्षमता रखते हैं तो ऐसे किसी भी वैचारिक कार्यक्रम से जब लौटा करिए तो 5-10 किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ने वालों में बांट दिया करिए, क्योंकि किताबों की रोशनी फूल माला की तुलना में बहुत दूर तक जाती है। इसलिए किताब जरूर पढ़ने की आदत डाला जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि बाहर किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं। हम लोग यहां तक पहुंचे तो कलम और किताब से पहुंचे, हमें और किसी ने यहां नहीं पहुंचाया। और कलम और किताब हमारे हाथ में कब आई? जब न्याय के लिए, मानवता के लिए लड़ने वाले विचारकों ने कुर्बानी दी, तब हम यहां तक पहुंचे। अगर हम यहां खड़े हैं तो हमारे ऊपर कर्जा है। मैं आज आ रहा था तो मेरे मन में था कि मैं क्या नया पढ़ूं या लेकर चलूं। तो भारत एक खोज, एक सीरियल बना था। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका हिंदी तर्जुमा करके टीवी जब आया तब भारत एक खोज बना। उसका एक सीरियल सामने आ गया महात्मा ज्योतिबा फूले का, और पढ़ने लगा। वहां से विषय भी चूंकि जुड़ रहा था, क्योंकि भाई क्षत्रिय हैं कौन, इसकी डिबेट तो फूले और अंबेडकर के आगे हम क्या ही करेंगे। और हमारे पूर्व के दोनों वक्ताओं ने वो रेफरेंस दे दिया है, तो मैं बस उस पर अपनी राय व्यक्त करूंगा। एक किताब लिखी महात्मा फूले ने, गुलामगिरी। जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो यात्रा किसकी है? कलम और किताब की है। उसका एक शुरुआती दृश्य है, जब एक सभा हो रही, छोटी सी सभा, जब वो पहला स्कूल खोला जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए कहा जा रहा है कि ये इन्होंने बीड़ा उठाया है कि गरीब अनाथ बच्चों को, अछूत बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देना वर्जित किया गया हो, उनके लिए ये स्कूल खोल रहे हैं। और वो अपनी बात कहेंगे। और महात्मा फूले खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं जब बचपन में छोटा था, अब इसके आगे ये नहीं बोलने वाला हूं कि चाय बेचता था, बचपन तो सबका है, अलग अलग इतिहास सबका है। महात्मा फूले कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था।
अचानक, मेरा प्रिय दोस्त था, और ये बात उनके जीवनी के बारे में लिखी भी है। विमल कीर्ति ने उनके 2 वॉल्यूम पूरे एडिटेड किए हैं, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। उसमें भी वो प्रसंग मिलता है। बारात से बीच में ही अचानक किसी की नजर पड़ी कि शूद्र हम लोगों के साथ कैसे चल रहा है, और मेरे प्रिय मित्र के शादी और बारात से हमें भगा दिया गया। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो उस किस्से का एक्सटेंशन ये मिलता है कि अपने पिता से जाकर मैंने बताया कि हमें क्यों भगाया गया, तो पिता ने कहा कि गनीमत है कि बिना मारे पीटे भगा दिया गया, क्योंकि तुमने जितना बड़ा पाप किया है इसके लिए तो तुम्हें पिटाई होनी चाहिए कि तुम उन लोगों के बराबर कैसे खड़े हो गए। ये उनका बचपन, ये उसका जिक्र उन्होंने किया। और तब उन्होंने कहा कि ये जो अन्याय हजारों साल से हमारे ऊपर हुआ, इससे मुक्ति दिलाने का काम कलम और किताब ही करेगी। इसलिए महात्मा फूले ने क्रांतिकारी काम जो किया वो स्कूल खोलने का किया था। और उसी नाटक में लिखा भी है, जिसमें यह भी लिखा था, उसी सीरियल में बनाया गया था कि बाबर को भारत बुलाने में राणा सांगा का क्या योगदान है। फिर से मैं कोटेशन दे रहा हूं, वहीं का कोटेशन है। हो सकता है इस पर भी कोई हमला उमला करने ना आ जाए। आजकल महाराष्ट्र में भी इस सब का कब कहां क्या हो जाए भाई कौन जानता है। लेकिन अब हम अपनी बात जो ऐतिहासिक प्रामाणिक है वही कह रहे हैं। इसका मतलब यह कि उसके तुरंत बाद जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पिता, जब ये पता चलता है, उनको भड़काया जाता है, पिता सामने विकल्प रखते हैं कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो, तुम धर्म विरोधी काम कर रहे हो। उसमें लिखा हुआ, उसमें डायलॉग बोल रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ज्योतिबा फूले ने अपना घर नहीं चुना, घर छोड़ दिया। और उसमें फिर आगे है कि जब वो दोनों पढ़ाने जाते थे, सावित्रीबाई फूले जाती थी, बार बार ये इतिहास पढ़ा गया है, आप सब जानते हैं। पत्थर खाते, मैला खाते, सावित्रीबाई फूले ने लिखा कि तो वो मेरे ऊपर गोबर फेंकते गए, मैं उनके बच्चों को पढ़ाती चली गई। आज मैं उसी दृश्य को देखा तो महात्मा फूले के ऊपर जब अटैक हुआ, 2 लोगों को भेजा गया था, चाकू लेकर वो मारने गए, तो दोनों को बिठाकर पूछा फूले ने कि आप हमारी हत्या करने क्यों आए। उसने बोला कि हम बहुत गरीब हैं और इस बात के हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं तब तो ये तुम्हारा पेशा होगा। अपने पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं सावित्री, मैं न रहूं तो इनके बच्चों को पढ़ाने का काम बंद मत करना, रोकना नहीं। ये उसका डायलॉग है। ये अगर मुझे मार भी देते हैं तो इनके बच्चों को शिक्षा देना तुम रोकना नहीं। जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि उन कुर्बानियों का कर्ज हमारे ऊपर है। और इतिहास में मैं जाऊंगा नहीं बहुत ज्यादा, केवल एक किस्सा सुनाना था इसलिए मैं वहां गया, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं वो यहां बैठे हैं। हो सकता है हमसे ज्यादा पढ़े होंगे, हमसे ज्यादा लड़े होंगे, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, लेकिन जब एक जगह एक विचार के लोग मिलते हैं तो उसका मतलब केवल ज्ञान वर्धन नहीं होता, हिम्मत वर्धन उससे ज्यादा होता है कि लाख विपरीत परिस्थितियां आए, इतने लड़ने वाले एक ख्याल के लोग हैं तो आज नहीं कल हम लड़ाई जीतेंगे और फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाएंगे। ये हिम्मत जुटाने के लिए हम लोग एक होते हैं, और ऐसे कार्यक्रम इसीलिए बार बार होते रहने चाहिए। फिर एक बार सोच कर बताइए कि जो चुनौती है वो चुनौती विचारधारा की है। एक तरफ उस विचार के लोग खड़े हैं जो फूले, अंबेडकर, पेरियार, शाहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम, समाजवादी आंदोलन, समाजवादियों ने इसी देश में नारा लगाया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। दवाई पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। और आज बाहर किताब है मेरी, अगर मन करे तो पढ़िएगा। एक प्रोफेसर ने अपने 14 साल की यात्रा में यह बात लिखी है कि जिस वक्त हम खड़े हैं पढ़ाई की फीस इतनी महंगी हो गई है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में बेच दिया गया है। गरीब के बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते। अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा, मैं आपसे गारंटी देके कह रहा हूं कि जिन जिन पॉलिसीज को, संविधान को, मंडल कमीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि SC, ST, OBC के बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे, वो फेलोशिप बंद हो गई है। चाहे वो मौलाना आजाद फेलोशिप हो, चाहे वो SC, ST को मिलने वाली फेलोशिप हो, या नेशनल फेलोशिप ऑफ OBC हो, या तो उनके बजट घटा दिए गए हैं या वो फेलोशिप बंद हो गई है। और हमारे SC, ST, OBC के 90
1990 के बाद पहली बार कायदे से लोग पढ़ने पहुंचे, विश्वविद्यालय पहुंचे, और विश्वविद्यालय को अपने उन्हीं दोस्तों के हाथों बेच दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाने गया, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है 2010 में 4,000 रुपए जिस ग्रेजुएशन की फीस थी, आज की तारीख में 35,000 से 40,000 रुपए हो गई। 15 साल में कोई आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसकी आमदनी दुगनी हुई हो, बशर्ते कि वो न तो नेता हो और न बिजनेसमैन नेता का दोस्त हो। गरीबों की आमदनी दुगनी हुई क्या? तो फिर फीस महंगी हो गई तो शिक्षा से दूर कौन होगा, जिसको पहली बार शिक्षा मिलना शुरू हुई होगी। डॉक्टर अंबेडकर लड़े शिक्षा के लिए, फूले लड़े शिक्षा के लिए, कलम और किताब के लिए। हमारे पिछले 100, 150, 200 साल के महानायक लड़े शिक्षा के लिए। संत गाडगे को जब मैं पढ़ता हूं और देखता हूं, और संत गाडगे कहते हैं कि अगर थाली न हो तो हाथ पर रोटी रखकर खा लेना, भूखे रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। शिक्षा होगा तभी वो अपनी गुलामी की बेड़ी को तोड़ पाएंगे। संत गाडगे किसके लिए लड़ गए, और आज शिक्षा आपसे दूर हो गई। और जब शिक्षा दूर हो गई तो समझदारी बनेगी नहीं। इतिहास बदला जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, और इतिहास उनके पास बदलने की क्षमता। सिनेमा वो बना रहे हैं, 300 साल पुराना सिनेमा दिखा करके सिनेमा हॉल के थिएटरों में कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर दिया। इतिहास से बदला लेने जा रहे हैं। कोई 300 साल पुराना बदला लेना चाहता है, कोई 500 साल पुराना बदला लेना चाहता है। इस देश के बहुजन अगर बदला लेने की बात सोचने भी लगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, मैं तो ये सोच के हैरान हूं। गले में मटका किस मुसलमान ने पहनाया था? पीठ पर झाड़ू किस मुसलमान ने बांधी थी? रास्ते पर चलने से किस मुसलमान ने रोका था? चौधार आंदोलन करके बाबा साहब तालाब का पानी पी के लौट रहे थे तो हमला करने वाले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने वाले कौन थे? मान्यवर कांशीराम का विरोध करने वाले कौन थे? और जब मंडल आंदोलन आया, मान्यवर कांशीराम को मैं क्यों अपना नायक बनाता हूं कि मान्यवर कांशीराम ने उस समय मंडल आंदोलन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो इसके नारे लगाए थे। और मंडल लागू करने के समय मंडल का विरोध किसने किया था? वही जो कमंडल लेकर के चला था। उनका संगठन बना 1925 में, 2025 आ गया, 100 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं वो। और हमारे संगठन में ये बहुजन हितकारिणी सभा है, इसी से मिलता जुलता एक संगठन बाबा साहब ने 1924 में बनाया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1920 से लेकर जाने कितने संगठन बाबा साहब ने अपने जीवन में बनाए, कहां है वो? मान्यवर कांशीराम ने DS4 बनाया, बामसेब बनाया, बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाया। इतने टुकड़े हुए जितने टुकड़े तो और किसी के नहीं हुए, सब एक दूसरे से लड़ते चले गए। सोशलिस्ट मूवमेंट इस देश में समाजवादियों का था, जितने लोग उतनी पार्टी बन गई। और वो 100 साल से एक हैं और अपना 100 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। और जश्न मनाने में क्या करने जा रहे हैं आपको हमसे ज्यादा पता होना चाहिए। इसलिए इस परिषद से एक चिंता निकलनी चाहिए। ये चिंता इस बात की हो कि अगर हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया तो झूठ फैलाना आसान हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए मैं ये पूरी पृष्ठभूमि बना रहा था। कौन जाएगा ये कैडर लेने कि पुराने 2000, 3000, 4000 साल के इतिहास में क्या क्या हुआ था। अब तो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए तरीके से उनको झूठ परोसा जा रहा है। और एक भीड़ बहुजनों की तैयार कर दी गई है जो अच्छी एजुकेशन उनको नहीं मिले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा पाए, समझदारी मिली नहीं। बहुजन आंदोलन आपस में ही बिखरता इतना चला गया कि आंदोलन कमजोर हो गया। सरकार में कौन बैठा है ये हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। फिर समझेगा कौन? और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना गंभीर विषय आपने आज का रख दिया, ये तो उससे गंभीर है। अब मैं थोड़ी सी बात इस पर अपनी राय रखना चाहता हूं। अभी किसी ने कहा कि लगता है हमसे पूछ के रखा गया। नहीं, हम भी पूछ रहे थे कि ये विषय क्यों रख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। बंडू जी कहाँ गए वो? देखिए हम लोग को यहाँ फंसा के, लेकिन इंतजाम में लगे होंगे इतने विपरीत परिस्थितियों में
इतना बड़ा आयोजन करना ये भी सामान्य बात नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आयोजन समिति के लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बार आप उनकी ताली जरूर बजाएं। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप इस पर तैयारी करके आइए। तो पहले मैंने अपनी एक चिंता साझा कर दी, जिसके लिए मैंने पिछले 15 मिनट लिए आपके। अब मैं उस विषय पर अपनी राय रख दूं। पहला सवाल, गुलामगिरी से रेफरेंस लेते हैं। महात्मा फूले क्या, क्योंकि आजकल खतरनाक हो गया है अपने से रेफरेंस लेके बोलना। अगर डायरेक्ट हम बोलेंगे तो 2 मुकदमा, और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं। आप महाराष्ट्र में तो अब शुरू हुआ है, हम लोगों के तो पहले शुरू हो गया था। बुलडोजर चला कि नहीं इधर, अभी चलने लगा ना। हम लोग पहले से मजा ले रहे थे, अब इधर भी आ गया। और 90% बुलडोजर बहुजनों के ऊपर चलेगा, लिख के रख लीजिएगा कहीं। वो किसी अमीर के ऊपर नहीं चलने वाला, हमारे ही लोगों के ऊपर चलेगा। और शिक्षा का बुलडोजर तो वैसे ही चल गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गई है। आपको पता है, मैं एक आंकड़ा बस बता दूं छोटा सा, 5.14% एजुकेशन बजट था, टोटल बजट का 5.14% 2014 में। और 2025 के बजट में एजुकेशन के लिए बजट कितना है पता है? 2.3%। शिक्षा पर पैसा खर्च करना कम कर दिया गया है, क्योंकि पैसा 2 चीजों पर आजकल खर्च हो रहा है, अपनी पार्टी का कार्यालय बनाने में, और दूसरा सांसद विधायक खरीदने में। चुनाव लड़ा, पिछली बार मैं महाराष्ट्र आया तो पता चला कि हम लोगों की तरफ 500 रुपए में 1 वोट खरीदा जाता था, 1000 में। महाराष्ट्र वाले तो बताए कि पर वोट अगर जहां जरूरत पड़ी तो 5000 से 10,000 रुपया दिया गया। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही कितना गलत। केवल ईवीएम से नहीं वो जीत रहे, वो तो एक बात है, जितने भी तरह से कुर्सी जीती जा सकती है वो सारा काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, मुझे ये जानकर हैरानी है, महाराष्ट्र में जितने लोगों की आबादी नहीं उससे ज्यादा वोटर हो गए। पूरा टोटल अपोजिशन उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताइए कुछ हुआ? फिर भी लोकतंत्र जिंदाबाद है। बाबा साहब की मूर्ति पर अभी 14 अप्रैल आने दीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जो सबसे बड़ा ढोंगी होगा वो सबसे मोटी माला बाबा साहब की मूर्ति पर पहनाने जाएगा, क्योंकि उसे पता है मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला, तभी गुलामों को गुलामी की तरह राज कराने के लिए किया जा सकता है। अब इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, गुलामगिरी से रेफरेंस लेकर कह रहा हूं, जिसमें ये खत्री वाली बात खुद महात्मा फूले से लेकर हुवर शूद्रा में बाबा साहब अंबेडकर ने इसको एड्रेस किया है। लेकिन मैं उस पर आने से पहले पहला सवाल पूछता हूं। उसी गुलामगिरी में बाबा साहब जिसको गुरु मानते थे महात्मा फूले, वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, और वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, अकेला भारत ऐसा है जिसमें कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से। ये किताब में लिखा हुआ है। अगली बार जब अमेरिका दौरा हो तो जिल्ले इलाही को वहां जाके भी कहना चाहिए कि मैं उस देश से नहीं आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। अगला वाक्य ये भी बोलो कि मैं उस देश से आया हूं जहां मेरी किताबों में लिखा हुआ है हम लोग मुख से भी पैदा होते हैं। नहीं कह सकते, दुनिया हंसेगी आपसे कि मुख से कोई कैसे पैदा हो सकता है। यह सवाल पहली बार कायदे से किसी ने पूछा तो उसका नाम महात्मा फूले था, और गुलामगिरी में कहते हैं कि मुख से अगर पैदा हुए तो गर्भ कहां ठहरा था। और ये मैं नहीं पूछ रहा, ये तो महात्मा फूले ने लिखा है ना भाई। इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि वर्णा व्यवस्था आई कैसे? ये व्यवस्था ही फ्रॉड है, गुलाम बनाने के लिए लाई गई है। अब मैं आपसे 2 रेफरेंस दे रहा हूं कि कैसे यह व्यवस्था फ्रॉड है और क्यों मैंने इस विषय पर सहमति दर्ज की कि इस पर बात करेंगे। और बौद्धिक समूह यहां बैठा है, सब पढ़े लिखे और जागरूक लोग बैठे हैं। 2 कम्युनिटीज को लीजिए, किसानों को, जितने भी किसानों से जुड़ी हुई जातियां हैं, और दूसरा आदिवासियों को। जितनी कृषक जातियां थीं वो क्या हमेशा से शूद्र रही? किसानों की उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें राजा न पैदा हुए हैं। अब जिसकी हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद किसके थे? यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिसके पास लैंड ओनरशिप थी, कृषि और पशुपालन 2 चीजें जिसके पास थी वो ताकतवर रहा, और एक दास व्यवस्था भी रही। उसमें बहुत सारे लोग जिसके पास लैंड ओनरशिप नहीं है वो लोग गुलाम भी रहे। लेकिन 16 महाजनपद
और उसके बाद मौर्य वंश, सबसे प्राचीन वंश। आज मौर्य किस में आते हैं बताइए आप, किस में आते हैं? SC ST OBC या अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, किस में आते हैं? OBC में। और OBC किस में आते हैं? यही तो कंफ्यूजन है। बहुत सारे OBC को लगता है कि कहां ठीक रहेगा, यहां रखें क्या अपने को, इनके साथ रख देंगे तो ठीक नहीं है, ये सब तो पैर से पैदा हुए, हम तो राजा। यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन ये है। अब जिसके पूर्वज राजा रहे हों वो शूद्र कैसे था? मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत का इतिहास राजाओं का उठा लीजिए। पाल वंश, प्रतिहार वंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, कोई ऐसी, और इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां। अब भील किस में आते हैं? वो तो आदिवासी में आते हैं। और भील का एक पूरा भीलों का साम्राज्य था। आज वहां पर एक नई पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो पुराना भीलवाड़ा है उसे अलग से एक राज्य घोषित किया जाए, जिसमें आधे से ज्यादा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। वो तो उसके राजा थे। इसका मतलब अगर वो शूद्र थे तो राजा नहीं हो सकते थे, और अगर राजा थे तो किसी ने साजिश करके उन सबको शूद्र बनाया है। और यही थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले दोनों इसी थ्योरी पर सहमत होते हैं। और उनका साफ कहना, जिसे मैंने जितना समझा आसान भाषा में कहूं, कि खेत से क्षत्रप से खत्रप, खत्रप से क्षत्रिय, और पाली में तो क्षत्रिय है भी नहीं। लेकिन क्या करेंगे सर, जिनका इतिहास है ही 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ साल पहले का है। एक फिल्म आप लोग देखिएगा, पता नहीं कितना समय मेरे पास है, 5-10 मिनट और लूंगा। एक फिल्म आई है, उस फिल्म का नाम मैं आपको बताता हूं, जरा उसको गूगल करके देखिएगा। उस फिल्म का नाम है अब तो सब भगवान भरोसे, उसका नाम ही है। और उसमें एक इतिहास, छोटी सी क्लिप है। प्राइमरी स्कूल है, हेडमास्टर बाहर से चेक करने आए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उसमें सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जो हेडमास्टर है वो आके पूछेगा कि बताओ बच्चों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सूरज के बारे में क्या जानते हो, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि सर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और तीनों एक दूसरे के घूमते रहते हैं। तब तक वो एक बच्चा पीछे से बोलता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो घूमेगी कैसे? मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं भी डरता हूं मुकदमा हो जाएगा तो भाई जमानत कौन कराएगा। मंच पर खड़ा होकर भाषण देना सबसे आसान है, जितने लोग जेल में कैद हो जाते हैं उनको छुड़ाने कोई भी जल्दी नहीं जाता है। इसलिए मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, और वैसे भी प्रधानमंत्री हूं नहीं कि झूठ बोल दूं। तो मेरी बात समझिएगा। आगे वो कहता नहीं तुम चुप रहो, ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको बोलने दो। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा बच्चा था, जो उसकी किताब में लिखा है स्कूल की, वो कहता है तीनों एक दूसरे के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है। तुरंत वो बच्चा कहता नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। तो कह तुम बोलो सही। कहा कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। मास्टर कहता है राहु अब चुप हो जाओ, नहीं तो तू हमारी नौकरी खा जाएगा। वो बच्चा घर लौटता है, अपनी मां से कहता है कि मास्टरवा सब पगला गया है, ये कह रहा है पृथ्वी घूम रही है हवा में, फिर चप्पल निकालता है और चप्पल को हवा में उछालता है, चप्पल गिर जाता है। तो कहता है कि देखो चप्पल तो हवा में टिका नहीं, और ये कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। व्हाट इज द कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज की हिस्ट्री में क्या है? एक तरफ आप मान्यता मानते हो कि नाक पे फन पर टिकी हुई हो, घर में उसकी पूजा कराओगे, और जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो वहां विज्ञान उसे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी मां से कहता है कि ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमारे यहां जो कथा सुनाने आते हैं वो कहते हैं कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। इस कंट्राडिक्शन पर सिनेमा बना और इस कंट्राडिक्शन पर बात हुई। आजकल बात करके दिखा दीजिए आप।
साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में कहा गया कि आप विद्यार्थियों में, भारतीय नागरिकों में विज्ञान तकनीक की चेतना की बात प्रसार करेंगे। और आप क्या अंधविश्वास पाखंड आजकल पर्चा बना रहा है सब बाबा उबा, तुम्हारे चाचा जी का नाम ये है। अब बाबा बनना आज के समय में कितना आसान काम हो गया है, मैं भी बहुत सीख लिया हूं। अगर ये किताबें फूले अम्बेडकर पेरियार की न पढ़ा होता तो हो सकता है एक बाबा और बढ़िया दुकान चलती है उसकी। अगर आप ठीक ठाक बाबा बन जाएं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपके कार्यक्रम में आ जाएंगे। मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। आप कहेंगे जी बाबा, आपके घर में कोई बीमार है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता। हां बाबा, बहुत दिनों से जो चाहते हो वो मिल नहीं रहा है। अरे बाबा की जय हो, जाओ हरी चटनी में लाल मिलाकर पीना, तुम्हें दया मिलेगी। और टेलीविजन पर बैठ करके उसका प्रचार किया जा रहा है। इधर बीच बाबाओं की भीड़ बढ़ गई है। अभी मैं देखा एक वो हवा में ऑपरेशन कर रहा था, कहा क्या हुआ, पथरी हुई है, आंख बंद करो, ऐसे हाथ रखो जहां पथरी हुई है। उसने मंत्र पढ़ा हवा में, कहा आप चेक करो, कहा नहीं। और हर धर्म में ये सब पाखंड है। एक बार क्या हुआ कि मौलवी साहब गए, और ये सब मैं बना रहा हूं लोक कहावतों से, बाकी आयोजक जाने, मैं तो सुना के चला जाऊंगा, शाम को फ्लाइट भी है। लेकिन भाई जो हमारे समाज में था, इसी से तो लड़े फूले और अंबेडकर पेरियार। और महात्मा फूले से लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने यही तो पूछा, अगर भगवान है तो वो भूखा है कि चढ़ावा चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, उनकी किताब में लिखा हुआ। मौलवी साहब गए, सुनाने लगे, अभी कुछ बात कर रहे थे ज्ञान की, तब तक थोड़ी देर बाद में ऐसे पैर से मारने लगा, हट हट। सबने पूछा, पूरे परिवार ने पूछा क्या हुआ। कहे वो काबे की तरफ एक कुत्ता जा रहा था, उसको यहीं से मैंने डांट दिया, और बैठे थे यूपी में, और दिख गया। उसके बाद ऐसे करके फिर ज्ञानवान सुनाए अपना। वहां जो एक महिला थी किचन में काम कर रही थी, वो ये देखी, और देखो विज्ञान तर्क जहां भी आएगा इंसानियत तो वही है भाई। उसने सबके बिरयानी में पीस ऊपर रख दिया, नीचे चावल रखा, और मौलवी साहब के सामने जो प्लेट रखी उसमें पीस नीचे था और उसके ऊपर चावल से उसको ढक दिया था। सबके सामने प्लेटें लग गई। मौलवी साहब थोड़ी देर इधर देखे, इधर भी पीस दिख रहा है, उधर भी पीस दिख रहा है, उनके थाली में पीस ही नहीं दिख रहा है। बहुत बर्दाश्त किए, थोड़ी देर बाद बोले ये क्या गुस्ताखी है, सबके थाली में ये हमारे में क्यों नहीं। पीछे से आवाज आई, यहां बैठकर काबे का कुत्ता देख लिया, चावल के नीचे पीस है, ये क्यों नहीं देख पा रहे हो। मैंने अपने गांव में बचपन में ये कहानियां सुनी हैं, और लोग कहते थे कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यह है भारतीय संस्कृति जिसको पाखंड के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस तेवर में बोलेंगे कि हम इन पाखंडियों के साथ नहीं खड़े। और इसीलिए यह सवाल पूछा, इस पाखंड को फैलाने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई, और उस वर्ण व्यवस्था में साफ हमारे पुरखों ने खोजा, जिन्होंने उनकी सहमति से तलवार रख दी उनको उन्होंने क्या बनाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उन सबको थोपा गया है कि तुम शूद्र हो। मैं इस कंट्राडिक्शन को आपके सामने रख के जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हाथ में तलवार नहीं होती अगर शूद्र होते तो, और तलवार है तो इसका मतलब ये शूद्र सिस्टम हमारे पर फिट ही नहीं बैठता है, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। आदिवासियों के बीच में जब भी जाता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बिहार का उधर का इलाका, आंध्र प्रदेश का इधर का इलाका, जहां जहां आदिवासी हैं, इवन राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजस्थान की तरफ वाले इलाके में, एक भी आदिवासी, इस देश का एक भी आदिवासी अपने को शूद्र नहीं मानता। आदिवासी कहता है ना हमारा कल्चर तुमसे मेल खाता है, ना हम तुम्हारे देवी देवता की पूजा करते, ना हम तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को रीतियों को मानते, हमारा देवी देवता अलग, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारे यहां राज करने का सिस्टम अलग है। फिर हम तुम्हारे सिस्टम में हैं ही नहीं, तो वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गया कि नहीं आदिवासी। तो ओबीसी और आदिवासी सीधे वर्ण व्यवस्था से बाहर है, और शूद्र में जिसको कंफ्यूजन के तहत माना जाता है वो तो अछूत थे, तो जो अनटचेबल हैं वो तो वर्ण सिस्टम में है ही नहीं।
इसका मतलब ये वर्णा सिस्टम टोटली फ्रॉड सिस्टम था जो इंपोज किया गया ताकि 90% आबादी को गुलाम बनाया जाए। इसलिए अपनी किताबों में लिखवाया गया कि तुम पैर से पैदा हुए हो, ताकि कितना भी आगे बढ़ जाओ रहो पैर पर ही। ये तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करो इस देश के हर एक नागरिकों कि पैर में जिनको कहा गया था रहने को, उनको सर के माथे का ताज बनाने के लिए भारत का संविधान लिख दिया, और संविधान ने सबको सब ध्वस्त कर, अब कोई वर्णा सिस्टम नहीं है। यह मेरा टेक है। और वर्णा सिस्टम फेक है, फ्रॉड है, और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए रखा गया। किसी भी सवर्ण से पूछेंगे वो अपनी जाति नहीं बताता, अपना वर्ण बताता है। और हमारे यहां जितने ओबीसी से पूछ लीजिए, कोई यादव बताएगा, कोई कुर्मी बताएगा, कोई कुंभी बताएगा, वो ओबीसी नहीं बता पाता। और यह दिक्कत धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में आ गई। इसलिए बाबा साहब ने उनको अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास बोला। और बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा इस बात में क्या शोध करना, क्लोज्ड ग्रुप कहते थे वो जाति व्यवस्था को, और इसीलिए कहते थे जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो इंसान और इंसान बराबर नहीं होगा। इसलिए ये बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ताकतवर दिखाने के लिए छत्री बोलना जरूरी है। मेरी पहली स्थापना यह है कि हम इस टोटली फ्रॉड वर्णा सिस्टम को मानते ही नहीं, ना हम किसी को शूद्र मानते हैं और ना हम बाकी तीनों वर्णों में मानते हैं। यह फेक और फ्रॉड सिस्टम है। इसलिए न शूद्र के चक्कर में पड़ो भैया, और न छत्री के चक्कर में पड़ो। यह मेरा कहना है। बाकी विद्वान लोग अपनी बात रखेंगे, ये मेरा कहना है। अब इसका एक व्यवहारिक पक्ष आखिरी में कहकर के आखिरी के 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। इस वक्त ओबीसी के जितने भी कम्युनिटीज हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठों को क्या आप ये समझा सकते हैं कि वो शूद्र हैं? वैसे ही आइए उत्तर भारत में यादव कुनबी, जो जहां यहां कुनबी कहा जाता है वो वहां कुर्मी है। और कुर्मी को और इन तमाम जातियों को कोई भी आ जाके कहे शूद्र, तो शूद्र में नहीं यूनिटी बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि यूनिटी बनाने के लिए न्यूनतम सहमति होनी चाहिए। हम ये बात साफ कहते हैं। एक छोटा सा इतिहास और बता दूं, बहुत वैचारिक विषय है। हालांकि इसकी जरूरत सर उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, वहां ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहां हैं, ज्यादा पाखंड कहां है? जहां शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। और जहां जहां एजुकेशन है, और याद रखना, ये कब्र खोदने वाले, बयान देने वाले सारे नेताओं का बेटा बेटी या तो डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ता होगा, या विदेश के किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। वो कब्र खोदने और बदला लेने नहीं आएगा। ये सारा नफरत का विमर्श इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए किया जा रहा है। तुम तलवार लेकर दौड़ो और हिंदू मुसलमान करो, मारे जाओगे तुम, दंगे में नुकसान होगा तुम्हारा, जेल जाओगे तुम, और हमारे बेटा बेटी कहां होंगे? अशोका, गलगोटा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और विदेश में पैकेज मिलेगा। और अगर हम गृह मंत्री हैं तो हमारा बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन होगा, उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। बताओ, अमित शाह का बेटा जय शाह का नहीं हिंदू धर्म बचाने आता? भाई अगर कब्र खोदनी है औरंगजेब की तो पहला हथौड़ा जय शाह चलाए, तब हम मानेंगे कि हाँ बदला लेना का। वरना यह सब फ्रॉड है, दंगाओं की बात। एक तरफ नफरत का माहौल बनाओ, पीछे से एजुकेशन बर्बाद कर दो, शिक्षा खत्म कर दो, सरकारी स्कूल का फंड काट दो। मैं पिछली बार आया इसी महाराष्ट्र में, वहां पता चला सिलेबस में ज्योतिष शास्त्र का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में कंपलसरी पेपर है। अब ज्योतिष पढ़ेगा तो विज्ञान कैसे पढ़ेगा? और दूसरी तरफ 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। हमें वो टीचर आके मिलेगा और उन्होंने कहा कि ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है ताकि आप असली सवाल न पहचान पाओ। और असली सवाल यह है कि जिस सिस्टम ने आपको बांटा, उस वर्णा सिस्टम को हम ध्वस्त करते हैं, खत्म करते हैं। 90% को एक करने के लिए कोई नया टर्म आप ढूंढ लीजिए। अगर शूद्र नहीं होते, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और यादव थे, अनटचेबल तो थे नहीं। मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया। अगर वो छत्री होते तो धुलवाते क्या?
बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, आजकल वो ओबीसी में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में 1970-80 के बीच में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, दोनों ने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। और दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, गाली दी गई थी। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां, और उसके आगे गाली दी गई थी। अगर ये लोग छत्री होते तो गाली मिलती क्या? अगर ये लोग छत्री होते तो इनको मंदिर में जाने से रोकते क्या? इसका मतलब हम भले ही कुछ कहें, जो वर्णा सिस्टम को बनाने वाला है वो कभी आपको छत्री मानेगा नहीं। ये मेरा टेक है। वो जब मौका मिलेगा आपको आपकी जाति से जोड़ देगा। तो ऐसी जाति व्यवस्था के खत्म करने का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जाति तोड़ो, सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हमारे ओबीसी समाज के नायकों ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस 90% को एक करने का ये मेरा आखिरी का वाक्य है। अब आप उसे शोषित कह लीजिए, आप उसे वंचित कह लीजिए, आप उसे डिप्रेस कर लीजिए, आप जिस भी टर्म से उन्हें एकजुट कर सकते हैं करिए। इस वर्णा सिस्टम को हम ध्वस्त करते हैं, इसको मानते नहीं, इसलिए इस डिबेट में हमें जाना नहीं है। 90% इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के पसमानदा समाज के लोगों को, 90% प्रोफेसर, 90% डॉक्टर, 90% वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठेकेदारी और अंबानी अडानी हमारे भी घर में पैदा हो, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। अब न्यूनतम सहमति पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। ज्यादा सहमति की नहीं जरूरत है, मुद्दों पर ही एकजुटता बनेगी। और मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है भागीदारी का, मुद्दा है संविधान को बचाने का, मुद्दा है फूले अंबेडकर शाहू पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने का। इन मुद्दों पर अगर हम एकजुट होंगे तो इस मौजूदा खतरे से भी बच जाएंगे, और जो पुरखों ने कुर्बानी देकर के हमें सौंपा था उसे भी बचा लेंगे। जंगल में आग लगी, चिड़िया जलने लगी, सारे चिड़िया उड़ रही थी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझाने लगी। बाकी ने कहा कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग तो कैसे बुझेगी, हंसने लगे। उस चिड़िया के जवाब में, महाराष्ट्र के लोगों ये मेरा पैगाम है, उस चिड़िया ने कहा मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसीलिए हम फूले अंबेडकर शाहू पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान पर खतरा बन करके आए उन तमाम लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े थे, खड़े हैं और अकेले भी बचेंगे। एक नौकरी कुर्बान हुई, प्रोफेसर की डायरी लिख करके हमने बताया, नौकरी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। अगर विचार बचेगा तो आने वाली पीढ़ी को नौकरी मिलेगी, अगर विचार ही नहीं बचेगा तो पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, और गुलामों को कभी शासक बनने का खैरात नहीं मिलती। गुलामों को गुलामी का एहसास कराइए। महात्मा फूले कहते थे हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, सूरज हैं तो जल करके रोशनी बिखेरें। इसी उम्मीद के साथ एक बार बंडू जी और इनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना धैर्य से सुना, इस सब के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।